जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकी हमला हुआ। आतंकियों ने 2 गैर कश्मीरी मजदूरों की हत्या कर दी। दोनों मजदूर ईंट भट्टे में काम करते थे। दोनों मजदूर छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे। तो हत्याकांड के बाद आतंकियों की तलाश की जा रही है। कुलगाम और आसपास सेना का सर्च अभियान जारी है। कुलगाम में और आसपास के इलाकों में सेना का सर्च अभियान चल रहा है। हत्याकांड के बाद से तलाश जारी। आने जाने वाली रास्तों पर नजर रखी जा रही है। आने वाले रास्तों पर नजर। इधर कुलगाम आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बैठक बुलाई है। ये बड़ी खबर है। इस हमले के बाद बैठक बुलाई गई है। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने बैठक बुलाई है और श्रीनगर के लोक भवन में उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक होगी। बड़ी बात यह है कि बैठक में जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना, केंद्रीय अर्धसैनिक बल और खुफिया एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे। बैठक में कुलगाम हमले की समीक्षा, आतंकियों की तलाश के लिए चल रहे अभियान, सुरक्षा व्यवस्था और आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। और एक और बड़ी जानकारी इसी खबर से जुड़ी। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घोषणा की है। इस हमले के बाद उमर अब्दुल्ला की घोषणा, मृतक के परिजनों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा, जिला प्रशासन की तरफ से भी 6 लाख रुपए की मदद। सीएम ने बेगुनाह लोगों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है। तो जिला प्रशासन की तरफ से मुआवजे का ऐलान किया गया है। मुख्यमंत्री की तरफ से भी मुआवजे का ऐलान किया गया है। टारगेट किलिंग पर जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री भी बयान देते हुए नजर आए हैं। सुरेंद्र चौधरी का बयान, हाई अलर्ट के बाद भी हत्या कैसे हुई, ये सवाल जम्मू कश्मीर के डीजीपी को जवाब देना चाहिए। हत्या की हाई लेवल जांच होनी चाहिए। आज फिर जब ये 2 गरीब मारे गए, इससे पहले एक सिपाही हमारा बेचारा शहीद हो गया अनंतनाग में, और उस समय हुए जब पूरा जम्मू कश्मीर हाई अलर्ट पे है। बाबा अमरनाथ की यात्रा चल रही है। 15 अगस्त आपके बिल्कुल सिर पे बैठा है, और जब पूरा जम्मू कश्मीर हाई अलर्ट पे है, कैसे ये 2 लोग मारे गए, कैसे वो पुलिस वाला शहीद हो गया। ये बाइट हमसे लेने के बजाय आपको जम्मू कश्मीर के डीजीपी से लेनी चाहिए कि डीजीपी साहब बताइए कि ये क्यों हुआ। आप तो कहते हैं हालात ठीक हैं। यहाँ कितने पॉलिटिशियनों की इन्होंने सिक्योरिटियाँ विड्रा कर दी, इनकी गाड़ियाँ इनकी विड्रा कर दी। इस चाहे वो कश्मीर है चाहे वो जम्मू है, इस बुनियाद पे कि अब वहाँ पे उग्रवाद इतना नहीं है, हालात ठीक हैं। इवन के कईयों की कैटेगरी चेंज कर दी कि इस कारण पॉलिटिशियनों की कि भाई अब उग्रवाद नहीं है। तो फिर डीजीपी जवाब दें कि ये कैसे हो गया, ये 2 लोग कैसे मारे गए। वो सिपाही मेरे ख्याल हफ्ते के अंदर दूसरी मिलिटेंटों ने किलिंग की है, तो कैसे हो गया। मैं आज अपने होम मिनिस्टर और अपने प्राइम मिनिस्टर देश के उनको कहूँगा कि एक हाई लेवल इंक्वायरी की जाए। टीआरएफ ने जिम्मेदारी ली है। बड़ी खबर सामने आ रही है कि बैठक होने वाली है। एलजी मनोज सिन्हा बैठक करेंगे। हमारे संवाददाता महराज अहमद हमें ज्वाइन कर चुके हैं। महराज का रुख कर लेते हैं। महराज, बड़ी खबर यह है कि अब बैठक होने वाली है। 21 जुलाई को भी ऐसी ही आतंकी घटना सामने आई थी जहां एक कांस्टेबल शहीद हो गए थे। क्या एक बार फिर से आतंकी इलाके में एक्टिव होते दिखाई दे रहे हैं, और इस बैठक में क्या निर्णय लिया जा सकता है? बिल्कुल प्रगति बता दें, ये बैठक जो है कुछ ही समय में जहां पे संभावित तौर पर जो है देखी जा सकती है, लेकिन कुल मिलाकर कहें तो एक एसओपी भी रहता है। और वहीं पे अगर हम कहें कि अभी राजनीतिक दलों के सामने एक एस्केप रूट ये मिला है कि वो ऐसी घटनाओं पर जो है उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की सरकार को कहीं ना कहीं जो है कटघरे में खड़ा कर देते हैं। लेकिन कुल मिलाकर कहें तो अभी जो है आतंकियों ने फिर से जो कहीं ना कहीं अपनी प्रेजेंस दिखाई है। अगर हम बीते 10 दिनों की बात करें तो 10 दिनों पहले जो है पुलिसकर्मी को शहीद कर दिया गया, और उसके बाद अब ये दूसरी घटना है। और दोनों घटनाओं के बाद हमें एक समांतरण जो चीज़ देखी हुई कि वहाँ पे जब पुलिसकर्मी शहीद हुए उसके बाद भी एक उच्च स्तरीय बैठक हुई, और अब जो है संभावित तौर पर उच्च स्तरीय बैठक श्रीनगर में होने वाली है, और जिसमें संभावित तौर पर जो है यूनिफाइड हाई कमांड हेड जो कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा है, वो जो है इसका पूरा नेतृत्व करेंगे। सभी एजेंसियों के प्रमुखों को जो है यहाँ पे बुलाया गया है, और उसके चलते कहा जा सकता है कि ये बैठक जो है इसमें निष्क्रिय ये निकल जाएगा कि आखिर ये जो अब फिर से मिलिटेंट फिर से अपनी प्रेजेंस दिखाने की कोशिश में जुटे हैं, इसको कैसे दबा जाए, और जो माहौल अभी तक समृद्धि वाला था, खुशहाल था, उसको कैसे वो मेंटेन किया जाए। लेकिन कुल मिलाकर कहें तो अभी जो है राजनीति अब इस पर पूरी तरीके से गर्मा चुकी है। राजनीतिक दल जो है कहीं ना कहीं उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की सरकार पर सवाल खड़े करते हैं। वहीं पर जो है कुछ राजनीतिक
दलों का ये भी कहना है कि अब जो इसके बाद प्रोसेस होगा, यानी जो संदिग्धों को उठाया जाएगा उसमें निर्दोष व्यक्तियों को, निर्दोष युवाओं को नहीं बुलाना चाहिए। तो कुल मिलाकर कहें तो अब राजनीति इस पूरी घटना पर जो है वो शुरू हो गई है। और इसी बीच जो है जो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं उमर अब्दुल्ला, उन्होंने भी जो है साहित्य जो कह सकते हैं कि राशि जो है वो परिवारों के लिए घोषित कर दी है। तो अभी जो है पूरे इलाके में कॉर्डन रखा गया है। कोशिश की जा रही है कि सुरक्षा बल जो है इन हमलावरों का कोई पिन पॉइंट पता लगाए और ताकि इनको जल्द से जल्द दबोचाए। बिल्कुल महराज, इन सभी पहलुओं पर चर्चा की जाएगी। बैठक में, समीक्षा बैठक के दौरान हर मुद्दे पर बात होगी। स्लीपर सेल से जुड़े पहलू पर भी चर्चा होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, आगे भी आपसे डिटेल लेते रहेंगे। लेकिन यह भी जानना जरूरी है कि ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है जब टारगेट किलिंग का मामला सामने आया हो। जम्मू कश्मीर में कब कब टारगेट किलिंग की घटना हुई है, ऐसे मामले कब कब सामने आए हैं, बिग वॉल के जरिए आपको बताते हैं कब कब टारगेट किलिंग। 31 जुलाई 2026 ताजा मामला कुलगाम में, जिसकी खबर हम आपको बता रहे हैं। 2 मजदूरों की हत्या की गई, जिसको लेकर अब कड़े एक्शन की भी तैयारी है। इससे पहले 22 अप्रैल 2025 बेसरन घाटी पहलगाम में पर्यटकों को चुन चुनकर मारा गया, 26 मौत। और इधर भी ऐसा ही मामला देखने को मिला जहां नाम पूछकर मारा गया है इस ताजे मामले में भी। 20 अक्टूबर 2024 की बात करें तो गांदरबल में 7 लोगों की मौत और 5 घायल हो गए, यह मामला सामने आया। इससे पहले 16 अक्टूबर 2024 की बात करें तो शोपियां से ऐसी वारदात, ऐसा मामला सामने आया जहां गैर स्थानीय युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। फिर 17 अप्रैल 2024 की बात करें तो अनंतनाग बिहार के कामगार की ये हत्या, यानी कि बिहार के एक शख्स की हत्या की गई। 1 जनवरी 2023 की बात करें तो डांगरी राजौरी में इस वारदात को अंजाम दिया गया था जहां 7 लोगों की जान चली गई थी, 7 लोगों की मौत हो गई थी। तो बार बार ऐसे मामले सामने आ चुके हैं और अब जो बैठक हो रही है उसमें क्या निर्णय लिया जाएगा वो देखने वाली बात है। तो आसमान से बरस रही आफत ने इस वक्त पूरे हिंदुस्तान को हिलाकर रख दिया है। चाहे पहाड़ी इलाकों की बात हो या जमीनी इलाकों की, जमीन से लेकर पहाड़ तक सिर्फ कुदरत की मार देखने को मिल रही है। ये अलग अलग तस्वीरें आप अलग अलग जगहों की, अलग अलग राज्यों की देख रहे हैं। कहीं नदियां उफान पर हैं तो कहीं पहाड़ ताश के पत्तों की तरह भरभरा कर जमींदोज हो रहे हैं। देश के 6 राज्य महाराष्ट्र, केरलम, गुजरात, ओडिशा और जम्मू कश्मीर की तस्वीरें आपके सामने, उत्तराखंड की भी तस्वीरें आप देख रहे हैं। रूह कपा देने वाली ये तस्वीरें हैं। कहीं शहर समंदर बन चुके हैं तो कहीं जिंदगी मलबे के नीचे दबी है। आगे बढ़ते हुए आपको दिखाते हैं देश के अलग अलग कोनों से तबाही की तस्वीरें और इससे जुड़ी रिपोर्ट। सबसे पहले आपको दिखाएंगे महाराष्ट्र की तस्वीरें। देश भर में भारी बारिश से संकट बढ़ गया है और महाराष्ट्र के जलगांव में भी हालात खराब हैं। इधर तस्वीरें देखिए कैसे बारिश की वजह से जनजीवन प्रभावित है। अमलनेर में बारिश की वजह से लोग परेशान हैं, घुटनों तक पानी भरा है। उफनते नालों ने शहर की सड़कों और निचले इलाकों को अपनी चपेट में लिया है। कई रिहायशी इलाकों में पानी भरा हुआ है और घरों के अंदर तक पानी भर गया है। इससे लोग सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने को मजबूर है। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कई घर पूरी तरह से पानी में घिर गए हैं। शहर का एक मंदिर भी जलमग्न है। ये देखिए कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। रेस्क्यू टीमें जुटी हुई हैं। कई जगह वाहन पानी में डूबे दिख रहे हैं। सड़कें सैलाब में तब्दील हैं। आवागमन में परेशानी है। लगभग ठप है आवाजाही। प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है। तो जलगांव में कुदरत के क्रोध के बीच राहत की तस्वीरें भी आई हैं सामने। बाढ़ के बीच भालेराव नगर की गुरु कृपा कॉलोनी में बाढ़ के पानी में फंसे एक परिवार तक पहुंचने के लिए राहत दल ने करीब 2 घंटे तक अभियान चलाया है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कैसे रस्सी और सुरक्षा जैकेट की मदद से मानव श्रृंखला ह्यूमन चेन बनाकर सबसे पहले 1 महीने के मासूम को प्लास्टिक के टब में सुरक्षित बाहर निकाला गया। इसके बाद उसकी मां और परिवार के अन्य सदस्यों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि बहुत जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकले। दूसरी तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। एक महिला जो बेहोश होकर गिर जाती है उसका रेस्क्यू किया गया है। उसके पास खड़े एक शख्स ने बचाने की कोशिश की है। उफनती अंजनी नदी की ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र के जलगांव की ही तस्वीरें आप देख रहे हैं। सावधानी नहीं बरती तो क्या होगा ये समझा जा सकता है। उफनते नदी नाले को पार करना घातक साबित हो रहा है। एरेंडोल तहसील के अंजनी नदी उफान पर है जहां तेज बहाव के बीच एक युवक बीच धारा में फंस गया और फिर मदद मांगने के लिए जोर जोर से पेड़ हिलाते हुए नजर आया जिससे कि कोई उसे देख ले और उस तक मदद पहुंचाई जा सके।
युवक की पहचान सुरेश भील के रूप में हुई है। नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया, जिससे वो बीच धारा में फंस गया था। सूचना मिलते स्थानीय ग्रामीण ने प्रशासन को जानकारी दी। मौके पर टीम पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद युवक का रेस्क्यू किया गया। अब जलगांव में कुदरत के कहर की और तस्वीरें आपको दिखाते हैं। 3 तस्वीरें देखिए। कहीं नवजात को नई जिंदगी मिली है, कहीं महिला को बचाया गया, तो कहीं सैलाब में फंसी जिंदगी को जिंदगी ने नया मौका दिया है। कुल मिलाकर परेशानी का सामना। महाराष्ट्र के जलगांव की एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। शेड के नीचे बड़ी संख्या में अनाज की बोरियां हैं। भारी बारिश से शेड में पानी भर गया है। वहां रखा सारा अनाज बर्बाद हो गया है। जहां तक आप नजर डालेंगे सिर्फ पानी ही पानी दिख रहा है और इस पानी के बीच बर्बाद होते अनाज की कहानी जरा देखिए। किसानों की चिंता बढ़ गई है। तो जलगांव में स्थिति सबसे ज्यादा विकट बताई जा रही है। इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं। जहां तक नजर जा रही है सिर्फ पानी दिख रहा है। सड़क से लेकर घर तक हर तरफ सैलाब का कब्जा है। भारी जल जमाव और तापी नदी के बढ़ते जल स्तर को नियंत्रित करने के लिए हथनूर डैम के 16 गेट खोलने पड़े हैं। बांध से 33,408 क्यूसेक पानी लगातार छोड़ा जा रहा है। इससे निचले इलाकों में बाढ़ का संकट और ज्यादा बढ़ गया है। 40 गांव तालुका में परेशान है। ग्रामीणों की परेशानी की वजह है बादल फटने के बाद बढ़ता जलस्तर। अब महाराष्ट्र की एक और तस्वीर आपको आगे बढ़ते हुए दिखाते हैं। सतारा जिले की ये तस्वीरें आपके सामने होंगी। ये देखिए, भारी बारिश के बाद पुणे बेंगलुरु महामार्ग नदी में तब्दील हो चुका है। सड़कें दिखाई नहीं दे रही हैं। पिछले 3 दिनों से महाराष्ट्र के सतारा में ऐसे ही हालात दिख रहे हैं। इस वजह से नदियां उफान पर हैं। सड़कों पर पानी आने की वजह से रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। मानसून विभाग की ओर से सतारा जिले को येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो महाराष्ट्र में बारिश के बीच नंदुरबार जिले में सतपुड़ा पर्वतमाला के चांदसेली घाट में लैंडस्लाइड हुई। भारी चट्टानें सड़क पर गिरने से मार्ग पूरी तरह से बंद हो गया। इससे यातायात ठप हो गया और बड़ी संख्या में यात्री रास्ते में फंस गए हैं। देखिए कैसे जेसीबी की मदद से मार्ग को खोलने का कार्य जारी है। बड़ी बड़ी चट्टानें गिरने के बाद ये रास्ता प्रभावित हो गया। लैंडस्लाइड की वजह से ये परेशानी हुई है। महाराष्ट्र के बाद अब बात केरलम की करते हैं। दक्षिण भारत के खूबसूरत राज्य केरलम में इस वक्त आसमानी आफत ने जल प्रलय जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। इन हालातों पर नजर डालिए। ये तस्वीरें देखिए। कुदरत के इस क्रूर रूप को देखना है तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं। पथानामथिट्टा की ये तस्वीरें हैं। रानी शहर पूरी तरह से पानी में समा चुका है। नदी उफान पर है। शहर को बंधक बना लिया है। अपनी जमा पूंजी और आजीविका को बचाने के लिए लोग दुकान खाली कर रहे हैं। उनकी आंखों में छिपी बेबसी देखिए। रेस्क्यू टीमें दिखाई दे रही हैं। दुकानें आधी डूबी हुई पानी में दिख रही हैं। वाहन आधे डूबे दिखाई दे रही हैं। घरों में पानी घुस गया है। सामान बिखरा हुआ नजर आ रहा है। अब कोट्टायम से भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पहचानना मुश्किल हो गया है कि सामने सड़क है या समंदर। चारों तरफ पानी का खौफनाक मंजर है। लोग अपनी ही छतों पर कैद होने को मजबूर हैं। नदियां खतरे के निशान को लांघकर बस्तियों को निगलने पर आमादा है। अगली तस्वीरें भी केरलम की हैं। यहाँ बेहद डराने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। इसी इलाके की एक और तस्वीर आप देख रहे हैं। रानी शहर भारी बारिश के बाद पूरी तरह जलमग्न हो चुका है। चारों तरफ पानी का ऐसा सैलाब है कि प्रशासन और आपदा प्रबंधन की टीमों को सड़कों पर नावें उतारनी पड़ी हैं। देखिए तस्वीरें, कैसे लोग फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं और फंसे हुए लोगों को युद्ध स्तर पर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए रेस्क्यू अभियान किया जा रहा है। लोग अपनी सुरक्षा को देखते हुए अपनी जान बचाने के लिए छतों पर रहने को मजबूर है। और पथानामथिट्टा जिले में लगातार प्रशासन की तरफ से रेस्क्यू चलाया जा रहा है। जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन की टीमें इस समय रानी शहर और आसपास के बाढ़ प्रभावित इलाकों में युद्ध स्तर पर ऑपरेशन चला रही हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। केरल फायर एंड रेस्क्यू फोर्स, केरल पुलिस, राजस्व विभाग और स्थानीय पंचायत अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। इसके साथ ही एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें तैनात हैं। एनडीआरएफ की टीमों को भी मुस्तैद रखा है। रानी शहर में कमर तक पानी भर जाने के बाद कई इलाकों का संपर्क कट जाने के कारण घरों में लोग फंस गए हैं। प्रशासन ने नावों का इस्तेमाल किया है।
लोगों तक मदद पहुंचाने के लिए, उन्हें सुरक्षित बाहर निकालने के लिए। तो केरलम के 8 जिलों में रेड अलर्ट जारी है। अब केरलम के कोट्टायाम की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। कोट्टायाम के कोडुंगूर में तस्वीरें देखिए, कैसे मीणामाला रोड पर मौजूद स्थानीय नाला भारी बारिश की वजह से उफान पर है। जलस्तर बढ़ गया है और ओवरफ्लो हो गया है। जलस्तर इतनी तेजी से बढ़ा है कि सड़क किनारे और निचले इलाकों में दर्जनों घर पूरी तरह से डूबे दिख रहे हैं, जलमग्न हो चुके हैं। ये आप घरों की तस्वीरें देख रहे हैं, कैसे घरों के अंदर पानी भरा हुआ है। किचन का सामान, घर का सामान पानी में बहता हुआ दिख रहा है। बाढ़ का पानी घरों के ग्राउंड फ्लोर को पार कर चुका है। कई परिवारों ने अपनी जान बचाने के लिए ऊपरी मंजिलों पर शरण ली है। आपदा प्रबंधन और स्थानीय बचावकर्मी नावों और रस्सियों की मदद से घरों और दूसरी मंजिल पर फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने में जुटे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। केरलम के कोट्टायाम की एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। मूसलाधार बारिश के बाद यहां पर भयानक बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। सड़कों पर कई फीट तक पानी भरा हुआ है। पूरा इलाका जलमग्न है। पानी के तेज बहाव के कारण गाड़ियां और लोग फंसे हुए हैं। यातायात पूरी तरह प्रभावित। पाला शहर के पास से गुजरने वाली मीनाचल नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसके बाद पानी रिहायशी इलाकों तक घुस गया है। बाजारों में भी पानी घुस गया। बढ़ते आगे, पहाड़ों पर भी हालात बिगड़े हुए हैं। सबसे पहले जम्मू कश्मीर में बर्बादी की तस्वीरें देखिए। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने कई इलाकों में भारी तबाही मचाई हुई है। बाढ़ जैसे हालात हैं, कहीं बादल फटने से सड़कें और वाहन तेज बहाव में बह गए हैं, तो कहीं पानी ने घरों को अपनी चपेट में ले लिया है। ये तस्वीरें आपके सामने भलेसा, किश्तवाड़ और शोपियां से रख रहे हैं, जहां जनजीवन प्रभावित हो चुका है और लोगों के सामने परेशानी है। जान माल का बड़ा संकट है और इसी वजह से राहत बचाव कार्य भी जारी है। बढ़ते आगे और जम्मू कश्मीर में डोडा में कैसे हालात हैं वो आपको दिखाते हैं। डोडा के भलेसा में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से बाढ़ जैसे गंभीर हालात बन गए हैं। पहाड़ों पर भारी बारिश के चलते स्थानीय नदी नाले पूरी तरह से उफान पर हैं। मूसलाधार बारिश के बाद पहाड़ी क्षेत्रों में लैंडस्लाइड की खबर है। फ्लैश फ्लड की वजह से भारी मात्रा में कीचड़ और मलबा सड़कों पर आ गया है। तो जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में चतरू इलाके में आज तड़के करीब 2:30 बजे बादल फटने से अचानक आई बाढ़ ने तबाही मचा दी। शुरुआती जानकारी के मुताबिक कई वाहन बाढ़ में तेज बहाव में बह गए, जबकि आसपास की संपत्तियों को नुकसान पहुंचा। हालांकि नुकसान का पूरा आकलन अभी तक नहीं हो पाया, किया जा रहा है। और जम्मू कश्मीर के शोपिया की तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। किश्तवाड़ की अभी आप तस्वीरें देख रहे थे, ये देखिए शोपिया की तस्वीरें हैं। भारी बारिश से कई घर जलमग्न हैं। पहली पोरा इलाके में आज सुबह भारी बारिश के बाद कई रिहायशी घरों में पानी भर गया है और जलभराव से लोगों में अफरा तफरी भी है। सामान्य जनजीवन प्रभावित है। पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर मौजूद हैं। राहत और बचाव कार्य जारी है। बढ़ते आगे, बात एक बड़ी और अहम खबर की। खबर जो आपसे जुड़ी है इसकी करते हैं। जो रेल यात्री अतिरिक्त सामान की ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं, उनसे जुड़ी ये खबर है। दरअसल ट्रेन में अतिरिक्त सामान पर ऑनलाइन बुकिंग, टिकट लेने के वक्त ही अतिरिक्त लगेज की बुकिंग। 31 जुलाई से ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा की शुरुआत हुई है। ट्रेन क्लास के अनुसार मुफ्त सामान ले जाने की सीमा। तो 1 टायर एसी, 2 एसी, स्लीपर, सेकंड क्लास पर नए नियम लागू होंगे। ये नियम क्या है, इससे क्या सुविधा मिलेगी, विस्तार से खबर आपको बताएंगे। लेकिन अब ये सुविधा शुरू हो रही है। ट्रेन में अतिरिक्त सामान पर नए नियम लागू किए गए हैं। तो क्या है ये नए नियम, कब से हुए हैं लागू? 31 जुलाई से ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा की शुरुआत की गई है और ऑनलाइन अब अतिरिक्त सामान शुल्क ले जा सकेंगे लोग और इसकी बुकिंग ऑनलाइन मीडियम से हो सकेगी। सिर्फ कंफर्म रिजर्वेशन वाले यात्रियों को ही ये सुविधा मिलेगी। एसी फर्स्ट, 2 टियर, स्लीपर, सेकंड क्लास यात्री को ये लाभ मिलेगा। एसी 3 टियर, एसी चेयर कार में भी ये सुविधा लागू नहीं है। अतिरिक्त सामान पर सामान्य दर का 1.5 गुना शुल्क यानी कि 1.5 गुना शुल्क लगेगा। अतिरिक्त सामान पर न्यूनतम शुल्क 30 रुपए होगा। अतिरिक्त लगेज की सीमा क्या है ये भी जान लेते हैं। एसी फर्स्ट क्लास की बात करें तो 150 किलो, एसी 2 टियर की बात करें तो 100 किलो
और स्लीपर क्लास की बात करें तो 80 केजी और सेकंड क्लास में 70 किलोग्राम ले जाने की अनुमति होगी। बुकिंग के हिसाब से ही ये नियम लागू किए जाएंगे। ट्रेन में अतिरिक्त सामान बुकिंग के वक्त ध्यान रखने की भी जरूरत है। कितना सामान ले जा सकते हैं और क्या नए नियम है, प्रतिबंधित सामान की सूची देखनी होगी और इस ऑफिशियल वेबसाइट पे पूरी जानकारी दी गई है। क्लास अनुसार लगेज सीमा ले जाने की अनुमति होगी। जुर्माने का प्रावधान कितना है ये भी देख सकते हैं। सामान ले जाने के नियम भी समझे जा सकते हैं, यानी कि नए नियम लागू हो गए हैं 31 जुलाई से और इसी के अनुसार लोग अब सामान भी ले जा सकते हैं और ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं। प्रतिबंधित सामान की सूची भी इसमें शामिल की गई है, यानी कि वो सामान जो ट्रेन में अब यात्री नहीं ले जा पाएंगे उनकी जानकारी भी दी गई है और जुर्माने का कितना प्रावधान है ये भी बताया गया है।